Hello everyone, my name is Sweety Badalia and welcome to SV Academy classes। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है बहुत आसान सा है, सिमिलियर है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सिर्फ एक इनका जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट होता है, अदरवाइज फार्मूला इनका बिल्कुल सेम होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको कहते हैं। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी हमारा लिक्विड जो है वो फ्रीज कर जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब कैसे निकाला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बराबर हो जाता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही, जब वो हमारा सॉलिड स्टेट में है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि अगर मैं कोई ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैंने कोई ग्राफ प्लॉट किया वेपर प्रेशर वर्सेस किसके, टेम्परेचर के, तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं उस सॉल्वेंट को क्या ले रही हूँ, सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में जो हमारा सॉल्वेंट है उसका मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, कि इस टेम्परेचर पे ये है, इस टेम्परेचर पे ये है, इस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर है। आपको पता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो सॉलिड स्टेट में वेपर बना लेते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ते हैं ना कि वो सबलाइम हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, उसी सॉल्वेंट को लिक्विड फॉर्म में ले लिया, उसी सॉल्वेंट को मैंने क्या ले लिया, लिक्विड फॉर्म में ले लिया, तो उसका कुछ कर्व आ सकता है ऐसे। ठीक है, उसका कर्व आ सकता है कुछ ऐसे। तो ये भी वेपर प्रेशर है, देखो वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे, ये वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे, ये वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे, ये वेपर प्रेशर। तो जब हमारा ये कर्व और ये कर्व मीट करता है ना, तो यानी कि ये जो मीट कर रहा है, इस मीटिंग पॉइंट से मैं वेपर प्रेशर निकाल सकती हूँ कि भाई इस पॉइंट पे मेरा ये वेपर प्रेशर है इसका। ठीक है, और जब ये वेपर प्रेशर आया तो उस समय टेम्परेचर क्या है, तो वो जो टेम्परेचर निकाला जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो मैंने कर्व बनाया है ये भी मेरा क्या है, प्योर सॉल्वेंट का ही है, बट ये तब है जब वो लिक्विड फॉर्म में है। और ये वाला जो कर्व है ये भी प्योर सॉल्वेंट का ही है, बट तब है जब वो सॉलिड फॉर्म में है। समझ में आया? तो अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर होता है जब सॉलिड वाला और लिक्विड स्टेट वाला दोनों सॉल्वेंट जो है उनका क्या हो जाता है, सेम वेपर प्रेशर हो जाता है। तो जहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट का और सॉलिड सॉल्वेंट का क्या आएगा, वेपर प्रेशर सेम आएगा, बराबर आएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे कि वो उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर है ये बात, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, मैंने आपको क्या कहा था कि प्योर सॉल्वेंट को हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर निकाला इसलिए T, फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं इसलिए नीचे छोटा सा f, और प्योर का निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या लगा देंगे हम, नॉट, TF नॉट। अब देखो क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जैसे कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, और इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, इसके क्या बन रहे हैं, वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वेपर बन रहे हैं, मोर वेपर्स हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है इसका वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। बट अगर मैं क्या करूँ, प्योर सॉल्वेंट ले रही हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, और इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैंने अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। जो हमारा ये प्योर सॉल्वेंट था ये उड़ सकता था, ये वोलाटाइल इन नेचर था, बट अब मैंने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो कि मेरा वोलाटाइल इन नेचर है, मैंने इसके अंदर ऐसा सॉल्यूट मिला दिया जो नॉन वोलाटाइल इन नेचर है, जो नहीं उड़ना चाहता, है ना।
तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल हमारे किसके रहेंगे, सॉल्वेंट के, और कुछ पार्टिकल हमारे किसके रहेंगे, सॉल्यूट के। तो मान लो ये हमारा सॉल्यूट है, ब्लू मार्कर से मैं बना रही हूँ, ये हमारा सॉल्वेंट है, फिर ये हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, ये सॉल्वेंट है, फिर ये सॉल्यूट है, फिर ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि जो हमारा सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, उसने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये तो उड़ने वाला है नहीं, इसका तो नेचर है नहीं, तो जो सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे प्योर के मुकाबले क्या बनेंगे, लेस वेपर्स। और अगर यहाँ पर लेस वेपर्स बन रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर कम आएगा। जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। तो अगर मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ बना रही हूँ वर्सेस टेम्परेचर, तो क्योंकि उसके वेपर्स कम हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, प्योर के मुकाबले कम होगा। प्योर वाले में वेपर्स ज़्यादा हैं, सॉल्यूशन वाले में वेपर्स कम है। प्योर वाले में वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन वाले में वेपर प्रेशर कम है। क्लियर है ये बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन का ग्राफ बनाती हूँ, तो जो सॉल्यूशन का ग्राफ बनता है वो प्योर वाले से क्या बनता है, नीचे बनता है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन है। और क्यों बन रहा है नीचे, वेपर प्रेशर कम आ रहा है इसका। क्यों कम आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब ये हमारा सॉल्यूशन है लिक्विड वाला, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन मान लो सॉलिड वाला। तो ये जहाँ पे मीट करेगा, यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, अब है ना, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके माइंड में ये डाउट आए कि मैम यहाँ पे तो सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, और आप मीट करके कह रहे हो कि भाई ये जहाँ पे सॉल्वेंट वाले कर्व को कट कर रहा है वहाँ से हम सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या बात हुई, सॉल्वेंट अलग है, सॉल्यूशन अलग है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैंने आपको क्या कहा कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, मतलब ये उड़ नहीं रहा, ये उड़ नहीं रहा, ये इवेपोरेट नहीं हो रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो वेपर्स हैं वो सॉल्यूट के हैं ही नहीं, जो वेपर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके आ रहे हैं, सॉल्वेंट के आ रहे हैं। तो वेपर अगर सॉल्वेंट के हैं तो वेपर प्रेशर भी तो सॉल्वेंट का ही होगा। यानी कि इस केस में भले ही हमने सॉल्यूशन बना दिया, भले ही हमने क्या किया है उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट डला हुआ है, बट सॉल्यूट के वेपर्स तो नहीं बन रहे। वेपर्स किसके बन रहे, सॉल्वेंट के। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का, वही तो हम मान के चल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। ऑल्दो सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, बट सॉल्यूट उड़ नहीं रहा ना। अगर सॉल्यूट भी उड़ रहा होता, सॉल्यूट के भी वेपर्स बन रहे होते, वेपर प्रेशर में वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता तो हम उसका भी लेते, बट यहाँ पे वो तो उड़ ही नहीं रहा, यहाँ पे तो सिर्फ सॉल्वेंट उड़ रहा है। तो सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो ये ऐसे मत समझना कि ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैम ने गलत लगा दिया, यहाँ सॉल्यूशन है यहाँ सॉल्वेंट है, कैसे उसको कट करके निकाल रहे हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर ही है। नॉन वोलेटाइल तो उड़ नहीं रहा है ना, उड़ नहीं रहा है तो वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है। समझ में आई ये बात। तो अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने निकाल दिया फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, और यहाँ से क्या किया आपने, फ्रीजिंग पॉइंट निकाल दिया किसका, अच्छा सॉल्यूशन का ना, यहाँ नॉट नहीं आएगा क्योंकि नॉट तो हम प्योर वाले में लगाते हैं, तो सॉल्यूशन का आ गया। अब मैं कह रही हूँ कि अगर आपको चेंज निकालना है कि कितना टेम्परेचर में चेंज आया, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी आप कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा टी यहाँ कर दूँ, इधर लिख देती हूँ वेपर प्रेशर। तो डेल्टा टी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई चेंज आया है आप क्या करते हो, ज़्यादा माइनस कम। तो ज़्यादा किसका आया है इस बार, प्योर सॉल्वेंट का आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TF0 माइनस TF। जबकि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा था, याद रखना, ठीक है। वहाँ पे क्या था, जब हमने डेल्टा TB निकाला था, इसको TF कर लो, जब हमने डेल्टा TB निकाला था तो हमने क्या किया था, वहाँ पे TB माइनस TB0 किया था, इधर उल्टा है, ठीक है। चलो
उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा डेल्टा टी होता है, ये डेल्टा टी एफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, ठीक है। अगर हम यहाँ से मोलालिटी का ये सिंबल हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं, तो मोलालिटी के साथ हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं के एफ। तो अगर आपको याद हो तो ये बिल्कुल सिमिलर सा चल रहा है, क्योंकि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था उसमें हमने क्या किया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलालिटी, है ना। और यहाँ क्या किया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में मोलालिटी। सेम से चल रहे हैं, इसको आप लिख लेना कहीं साइड में, मैं यहाँ से हटा रही हूँ। फिर उसके बाद देखो क्या है, अगर हम मोलालिटी की वैल्यू 1 रख देते हैं तो जो हमारा डेल्टा टी एफ है वही किसके बराबर आ जाता है, के एफ के। समझ में आया। और ये जो के एफ है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये वो डिप्रेशन नहीं है जो आजकल हम लोगों को छोटी छोटी बातों पे हो जाता है ना, ये केमिस्ट्री का डिप्रेशन है। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और उस वाले का क्या था, इसको क्या कहते थे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, अच्छा आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि भैया के एफ की डेफिनेशन बता दो, तो आपको बोलना है इट इज़ अ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू डेल्टा टी एफ ओनली, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है उसके बराबर है जब मोलालिटी की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, यूनिट, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला पुट करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं के एफ। मोलालिटी की क्या होता है फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में क्या रहता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये रहता है। तो केजी है, अगर इसको ग्राम में रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इनटू 1000। और मोल्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सॉल्यूट का है तो क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए मैंने आपको बताया था बी सिंबल यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट के लिए हम ए सिंबल को यूज़ करते हैं। 1 2 कर रहे हो तो 1 हम सॉल्वेंट के लिए लेते हैं, 2 हम सॉल्यूट के लिए लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट करिए। और साथ ही साथ ना मैं आपको के की यूनिट भी बता देती हूँ। वैसे तो के की यूनिट आपको क्वेश्चन में मिलती है, बट सिर्फ की यूनिट और देख लेते हैं हम। तो हमने यहाँ से क्या फॉर्मूला निकाला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में मोलालिटी। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, तो के एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन में मोलालिटी। अब डेल्टा टी एफ क्या है, यही तो बता रहा ना कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया, कितना बदलाव आया। तो इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन, और नीचे क्या है, मोलल। तो क्या बन गई ये, केल्विन मोलल इनवर्स, है ना। और मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोलालिटी की यूनिट होती है मोल्स पर केजी। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो देखो क्या है, केल्विन मोल इनवर्स है, मोल की यूनिट मोलल इनवर्स है। मोलल की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मोल पर केजी, इसकी पावर क्या है, -1। तो क्या बन जाएगा, केल्विन मोल इनवर्स, और ये क्या बन गया, 1 अपॉन केजी की पावर इनवर्स। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, केजी की पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा, केजी की पावर 1। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट एस्पिरेंट अगर आप हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, ये कह रहे हैं कि 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है जिसे हमने मिक्स किया है 600 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने कहा था जिसे डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्यूट है, जिसके अंदर डिज़ोल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट है। जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो आपको यहाँ से देख के पता चल गया कि जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉल्यूट है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल।
तो इस इथाइलिन ग्लाइकोल का हमको क्या दिया गया है, अमाउंट दिया है, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है, मैंने आपको क्या कहा था कि जो सॉल्यूट होता है उसके अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WB से। तो ये कितना दिया गया है आपको, दिस इज़ 45 ग्राम। फिर उसके बाद बोला है कि इसे हमने मिक्स किया है 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो जिसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है। और मैंने कहा था सॉल्वेंट को हम A से या 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज़ WA। और ये आपको कितना दिया गया है, 600 ग्राम, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ हमें जो सॉल्यूट है इसका ना मोलर मास बता दिया, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर बता दिया तो हमारे लिए मोलर मास निकालना बड़ा इजी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। अच्छा, वैसे तो देखो आपको ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देते हैं, बट बाय चांस ना मिले, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो एथ का मतलब होता है 2 कार्बन और ग्लाइकोल का मतलब होता है जब 1-2 पोजीशन पर OH आ जाए, ठीक है। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, तो 2 तो इसने बना लिए, 2 H लगा दो। इसने भी 2 बना लिए, 2 H लगा दो। तो देखो कितना बन गया, 2 कार्बन है, C2। हाइड्रोजन देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2, ठीक है। तो अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला ना भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि थाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है। वाइवा में पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं क्वेश्चन वाली बात हो, वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो अब देखो कार्बन का मास कितना होता है, 12। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। यहाँ पे कितने हैं, 2। तो ये कितना हो गया, 24। ये कितना हो गया, 6। और ये कितना हो गया, 32। तो 24 और 6 कितने हो गए आपके, 30। और 32 कितना हो गया आपके पास, 62, ठीक है। तो 62 आ गया आपके पास मोलर मास। तो मैं ये सब हटा के यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो इसका मोलर मास है सॉल्यूट का, वो आ गया है आपके पास 62, ठीक है। बढ़े आगे। तो अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। एक दो आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन निकालना है। तो अब देखो आपको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने बताया था कि जब हमें डेल्टा TF निकालना होता है तो डेल्टा TF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, KF इंटू में मोलालिटी, है ना। और मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारे सॉल्यूट के मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और हमारे पास तो नहीं है kg में, हमारे पास तो ग्राम में है। तो अगर हम ग्राम में रख रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000। kg में रख रहे हो तो नहीं करना, ठीक है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास, है ना। अब जाहिर सी बात है, मोल्स अगर सॉल्यूट के निकालने हैं तो गिवन मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया। फिर इनटू में ऊपर 1000 चल ही रहा है और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी है ना। तो सारी वैल्यूज़ आपको पता है, आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो देखिए KF की वैल्यू क्या आई है, KF की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 1.86। मैंने कहा है क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 45। इनटू में क्या है, 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला है, 62। इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना मास दे रखा है, 600 ग्राम। बस अब तो कुछ नहीं करना, आप कैलकुलेशन करने में तो हो ही एक्सपर्ट, कर दीजिए। 0 से 0 कट गई, 2 पे काट दो इसको, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। 3 पे काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। और भी देख लो कुछ कट रहा है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 इनटू में कितना हो गया, ये 15 पंजे 75, और ये कितना हो गया, 62। देख लो मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है। तो 1.86 को मल्टीप्लाई करा 75 से,
6 पंजे 30, 8 पंजे 40 और 3 43, 5 एकम 5 और 4 9, फिर 7 पंजे 35, 7 छिक 42, फिर 8 सत्तू 56, 56 और 4 कितने हो गए 60, 7 एकम 7 और 7 और 6 कितने हो गए आपके 13। तो 0 ये कितना आ गया 5 9 3 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स। तो ये आपका आ गया है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 139.50 डिवाइड बाई 62। ठीक है, कर लो डिवाइड। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए पॉइंट हटा के और एक वो लगा रही हूँ 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया है, दिस इज़ 620 डिवाइड बाय 1395। 620 के 2 पे देख लो कितना आ रहा है, 0 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 पे चला जाएगा, माइनस कर दीजिए 5 और ये कितना आ गया है 5 और ये हो गया 1, पॉइंट लगा दो 0। अब देखो 3 पे कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 3 18, ज़्यादा जा रहा है 2 पे, फिर उसके बाद माइनस कर दो 0, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3, फिर ले लो, फिर उसके बाद देख लो किस पे जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 छिक 42 45, 7 पे तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, 5 पे देख लो, 5 दूनी 10, 30 और 1 31। अरे वाह, तो ये आपका क्या आ रहा है 2.25। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ रही है 2.25 आ रही है, चेंज आ रहा है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कैल्विन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतने कैल्विन का चेंज आ रहा है। फिर उसके बाद ये हमारा आ गया, फिर आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं आपको ग्राफ बना रही थी, यहाँ पे साइड में बता देती हूँ, जब मैं ग्राफ बना रही थी वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, मैंने कहा था कि जो हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होता है उसका कुछ कर्व ऐसे आता है, जो हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होता है उसका कर्व कुछ ऐसे आता है, और जहाँ ये मीट करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो क्या है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, TF0। फिर मैंने कहा था ये सॉल्वेंट है, ठीक है। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि सॉल्यूशन का नीचे आता है, ये नीचे आएगा, ये जहाँ पे कट करेगा ये क्या होता है हमारा TF, ऐसे होता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा डेल्टा टी आता है। तो मैंने कहा था कि डेल्टा टी क्या होता है, ज़्यादा माइनस कम, तो TF0 माइनस क्या होगा TF, है ना। तो यानी कि जो हमारा डेल्टा TF है वो क्या आएगा TF0 माइनस TF, क्लियर है। अब आपको डेल्टा TF जो है ये पता है, डेल्टा TF कितना निकाला है 2.25 निकाला है। फिर प्योर सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट देखो क्या है, सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज करता है बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन, है ना। तो 273 केल्विन है ये, 0.15 भी ले लो और एक्यूरेट हो जाएगा, माइनस TF। तो इस TF को यहाँ ले आइए, इसको वहाँ ले जाइए, तो 273.15 माइनस 2.25, इसको माइनस करके देख लो कितना आ रहा है, 273.15 माइनस 2.25, देखो कितना आ रहा है। 5 में से 5 गए 0, 11 में से 2 गए कितने आए 9, फिर 2 में से 2 गए 0, फिर 7 और 2, तो क्या आंसर आ गया हमारा 270.90 केल्विन। तो यहाँ से आपका TF सोल्यूशन वाला फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। जो पूछा था ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वो ये आ गया, और जो पूछा था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF उसकी वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत लंबी सी चीज़ की, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगा है, वो आप संभाल ही लोगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हमारे पास 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्यूट मैंने क्या कहा था, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट के मास को B से, तो ये क्या हो गया, WB की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ग्राम। ठीक है, ये क्या है हमारा सॉल्यूट। फिर ये क्या कह रहे हैं हमसे, डिज़ोल्व किया है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, बेंजीन के अंदर हमने इसको डिज़ोल्व किया है। तो मैंने क्या कहा था, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WA से। ये हमारा सॉल्वेंट है बेंजीन, और ये इन्होंने क्या बोला है, 50 ग्राम है। फिर बोल रहे हैं कि जब हमने इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट को 50 ग्राम बेंजीन में मिला दिया तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना कम हो गया, लोअर्ड बाय फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस केल्विन। तो यानी कि डेल्टा TF बता रखा है, कह रहे हैं पहले कुछ और था, उसको मिलाया, मिलाने के बाद कुछ और हो गया, और जो डिफरेंस आ रहा है, जो घटा है, वो जो कम हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है आपका 0.40 केल्विन हुआ है। कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस। कह रहे हैं अगर KF की वैल्यू 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स है तो हमें बताइए कि मोलर मास क्या होगा सल्यूट का, यानी कि आपको क्या बताना है, आपको MB बताना है। क्या बताना है आपको, MB। ठीक है, चलो फिर से करते हैं। देखो मैं बार बार ना फॉर्मूला इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मेरे को कुछ नहीं जा रहा, मैं तो 30 सेकेंड्स 1 मिनट 2 मिनट में करके लिख के भाग जाऊँगी, बट मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको बार बार सुन के रिवाइज हो सके, तो आप उसको बार बार सुना करिए। ठीक है, कोशिश किया करिए कि आपको फॉर्मूला याद हो, आप उसको खुद सुन सुन के लिखा करो, सो दैट कि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो हमने देखो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि डेल्टा TF हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है KF, है ना। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है मोल्स ऑफ सल्यूट। तो मोल्स ऑफ सल्यूट को मैं NB भी लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और अगर आप उसको ग्राम में ले रहे हैं तो इंटू 1000। फिर मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन में सॉल्यूट का मोलर मास, ये मोल्स की जगह लिखा है मैंने। और नीचे यहाँ पे क्या चल रहा है, WA तो चल ही रहा है और वहाँ पे इंटू 1000 चल ही रहा है। तो आपको जो बेसिकली बताना है वो MB बताना है। MB को उठा के यहाँ ले आओ, डेल्टा TF को उठा के वहाँ ले जाओ। यहाँ पे आ गया MB और यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा TF। KF की वैल्यू देखो आपको गिवन मिली है, कितनी मिली है KF की वैल्यू 5.12। WB की वैल्यू आपको गिवन मिली है, कितना है 1 ग्राम, इनटू में 1000। WA मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है इन्होंने, बेंजीन का 50, और कह रहे हैं जब इसको मिलाया था हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो कितना कम हो गया था, 0.40। ठीक है, तो पॉइंट के पास 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 0 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ गया, 2 0 ये रही, 1 0 ये रही, कट गई इसकी तो पूरी 3 की 3 है ना। तो कितना आ रहा है अभी 512, अच्छा 10 पे 10 को भी काट दो 2 पे, तो कितना आ रहा है 512, ये तो 1 हो गया, पूरा कट गया, ये 2 है, डिवाइड बाय नीचे कितना है, नीचे है 4। ठीक है, इसको भी काट दो, 2 1 2, 2 2 4, और इसको काट दो। अरे ये तो बहुत इजी सवाल था, है ये तो मुझे तुम्हें दे देना चाहिए था होमवर्क में, तो मैंने करा दिया। 2 पंजे 10, तुम तो खुश हो गए, तुम्हारा काम कम हो गया है ना, ऐसे होता है ना। तो MB की वैल्यू कितनी आ रही है, MB की वैल्यू आ रही है 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास है तो यहाँ पे लिख लो ग्राम पर मोल। ओके, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है।
तो यानी कि जो आपका सॉल्यूट है, अब आपको उसका मास निकालना है। तो सॉल्यूट के मास को हम क्या बोलते हैं, WB। ये इस समय हमें फाइंड आउट करना है। MB निकाल लेते हैं, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 6, कार्बन का मास कितना होता है 12, तो मास को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, यहाँ पे कितने हैं 8, 1 × 8 कर दिया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और इसको × 6 कर दिया। तो ये कितना आ गया 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, ये कितना आ गया 8 और ये कितना हो गया आपका 96, है ना। 16 × 6 किया, 6 × 6 = 36 और फिर कितना आ गया 96। अब इसे ऐड कर लेंगे, 72 और 8 कितना हो गया आपका 80 और ये कितना हो गया 96। तो 80 और 96 को ऐड करेंगे 6 और ये कितना हो गया 17, तो ये आ गया 176 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे कहा है टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है उसका आपको मास दे दिया, कितना दे दिया 75 ग्राम। और आपसे कहा है कि जब हम एस्कॉर्बिक एसिड को एसिटिक एसिड के अंदर ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो रहा है, मतलब इतना डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि डेल्टा TF की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब बहुत बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जब आपको डेल्टा की वैल्यू दी हो, चाहे केल्विन में दिया हो चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया हो, आपको उसको नहीं चेंज करना है किसी अदर फॉर्म में। क्यों, देखो ये डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब कि माइनस करके कितना आया डिग्री सेल्सियस में। देखो ऐसे ऐसे समझो इसको, जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है और मैं कह रही हूँ कि वो ना 23 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 25 - 3 किया, कितना आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको ना केल्विन में चेंज कर लो, 25 में 273 ऐड कर लो, कितना आ गया 892। फिर 273 में 223 ऐड कर लो, कितना आ गया 6 9 और ये। अब 298 में से 296 को माइनस करोगे तो अब भी तो यही आ रहा है, तो केल्विन में भी 2 आएगा, डिग्री सेल्सियस में भी 2 ही आएगा। तो जो हमारा डेल्टा T होता है उसको आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो डिफरेंस है ना, माइनस करके आ रहा है, चाहे डिग्री सेल्सियस से निकाल लो चाहे केल्विन से निकाल लो, डिफरेंस ही रहेगा। समझ में आया। तो ये एक छोटी सी गलती है जो बच्चे कर देते हैं और फिर आगे जाके क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये आप ना करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। KF की वैल्यू हमको दिया है इन्होंने, तो हमको मास निकालना है। अब फॉर्मूला क्या होता था हमारा, फॉर्मूला होता था डेल्टा TF = KF इंटू में मोलालिटी। मोलालिटी की जगह क्या लिखते थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और ग्राम में करते थे तो इंटू 1000, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेती हूँ थोड़ा WA। फिर मोल्स को खोलते थे तो क्या आता था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेसिकली इसमें हमको WB निकालना है, तो WB को यहीं रखिए, बाकी सबको इधर ले आइए, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो डेल्टा TF इंटू में WA इंटू में MB डिवाइडेड बाय KF ऊपर है, यहाँ नीचे आ जाएगा KF और इंटू 1000 भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया है WB हो गया है। अब वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा TF कितना है 1.5, WA यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75। फिर MB कितना है, MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो कितना आया है 176। फिर उसके बाद है डिवाइड बाय KF कितना है 1.5, नहीं KF कितना है 3.9। फिर उसके बाद नीचे क्या है इंटू 1000, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, इसको ऐसा लिख दो, फिर इसको काट दो, 5 पे काट दो, 5 × 15 और ये कट गया 5 दूनी 10, 0 0। फिर इसको काट दो, 15 पे भी काट सकते हो, 5 पे भी काट सकते हो, ठीक है। आई थिंक 25 पे भी कट जाएगा आपका। तो ये तो देखो 25 × 75 और 8 × 5 = 40 और ये कितना हो गया 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया 25 × 75 और एक इस पे कट गया 8 पे कट गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कट रहा है क्या, 2 पे काट दो इसको, 2 × 4 = 8,
2 8 16, 2 8 16, इसको 4 पे काट दो, 2 2, तो देखो बड़ा वो हो गया ये इजी सा। 3 3 9, 9 इंटू में ये कितना हो गया 22 और ये कितना हो गया 39। तो 22 को 9 से कर लो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19, क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो 198 डिवाइड बाय 39 करो, कितने पे जाएगा आपका ये, 5 पे करके देखो। 9 पंजे 45, 5 दिया 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, ठीक है। तो किस पे आ रहा है 5 पे 195, माइनस करेंगे कितना आया 3, पॉइंट लगा दो 0, ये जा नहीं रहा है तो 0, और फिर उसके बाद 9 पे कुछ जाएगा, 9 पे 8 पे जाएगा शायद, 39 8, 9 8 72, 8 दिया 24 और 24 और 7 कितने हो गए आपके 31, तो 6 नहीं 7 पे कुछ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका WB है, WB आपका कितना आ गया 5.07 ग्राम। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। और ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आपका NCERT क्वेश्चन था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ करी है, 9 8 72, 72 और 7 हुआ, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, है ना। 24 और 7 कितने हो गए 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, नहीं सही किया है, ठीक है, नोट करो।